ठीक है। तो मोदी-गिलानी मिलर थ्योरी ये मानती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस इररिलेवेंट डिसीजंस है। ठीक है, जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं इस चैप्टर में कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में, कि कुछ लोग मानते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करने से, कैपिटल स्ट्रक्चर में भी वैसे इन्होंने सबने प्रेफरेंस शेयर्स को, रिटेन्ड अर्निंग को तो जो है कांस्टेंट मान लिया है, तो केवल दो चीज ही बचती है, एक तो डेट और दूसरी इक्विटी। तो इस डेट और इक्विटी का प्रोपोर्शन बदल कर, ठीक है, यानी कि आपको 10 लाख रुपए चाहिए, वो सारे 10 लाख रुपए इक्विटी से ले लें, सारे 10 लाख रुपए डेट से ले लें, 50-50 ले लें, या 8 लाख और 2 लाख कर लें, या 2 लाख और 8 लाख कर लें। जो प्रोपोर्शन इनमें हम बदल रहे हैं, क्या सिर्फ ये प्रोपोर्शन बदल कर फर्म की मार्केट वैल्यू चेंज हो सकती है या नहीं, फर्म की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज हो सकती है या नहीं? तो उस संबंध में दो अप्रोच हमने पढ़ी, नेट इनकम अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की। वो कहते हैं कि यस, ये इसको अफेक्ट करती है, जबकि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और मोदी-गिलानी मिलर अप्रोच, ठीक है, ये दोनों ये मानकर चलती है कि फर्म की मार्केट वैल्यू अफेक्ट नहीं होती कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज के कारण। लेकिन एक चीज मैंने आपको बार बार रिपीट करी है कि टैक्स होगा तब भी और टैक्स नहीं होगा तब भी, ये अप्रोच तो हमेशा लागू होगी, लेकिन ये अप्रोच केवल तब लागू होगी व्हेन नो टैक्स। जैसे टैक्स आएगा उस समय ये भी इन्हीं के सुर में सुर मिला के कहने लग जाएंगे कि नहीं नहीं, कैपिटल स्ट्रक्चर का इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर का असर पड़ता है फर्म की मार्केट वैल्यू पर और इसकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर। तो मोदी-गिलानी मिलर अप्रोच, मोदी-गिलानी मिलर ने तो बल्कि बाद में स्वीकार कर लिया था कि हाँ, टैक्सेशन का इम्पैक्ट पड़ता है और इसके कारण फर्म की मार्केट वैल्यू बढ़ती है, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल जो शुरू में बेसिक इनकी जो रिसर्च थी, हम उसको पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें इनको बोलते हैं इररिलेवेंस थ्योरी। इररिलेवेंस थ्योरी बाय MM मोदी-गिलानी एंड मिलर। तो इनकी जो क्या बेसिक्स जो हैं, मतलब कह लीजिए कि प्री एजम्पशन है, जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच आपने पढ़ी उसमें भी डेविड ड्यूरेंट ने एक लॉजिक दिया था, लेकिन वो बड़ा अटपटा सा लॉजिक था और वो कम गले उतर रहा था। वो कह रहा था कि KI कांस्टेंट रहती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल बढ़ जाती है, और कितनी बढ़ती है? जितना डेट यूज करने से बेनिफिट होता है बस उतना ही नुकसान KI के बढ़ने से हो जाता है, और इस कारण ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट रहती है। तो बड़ा अटपटा सा लॉजिक था, लेकिन यहाँ मोदी-गिलानी मिलर अप्रोच ने इसके पीछे एक अलग लॉजिक दिया है, और उस लॉजिक को हम समझें उससे पहले इसकी बेसिक अजम्पशन समझ लीजिए। बेसिक अजम्पशन जिन मान्यताओं पर ये अप्रोच आधारित है, पहली जो इसके लिए लाइफ लाइन है एक तरह से, नो टैक्स, नो कॉर्पोरेट टैक्स, क्योंकि इसके बिना तो फिर ये अप्रोच बिल्कुल ही सूरी बदल देगी, ठीक है। इसके अलावा बाकी वो सभी अप्रोच जो कॉमनली कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए हमने पढ़ी, वो सारी सब पर लागू होगी कि EBIT में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, फर्म की 100% डिविडेंड सॉरी, फर्म का पे आउट रेशियो 100% है, फर्म जो भी अर्निंग है सारे डिविडेंड के रूप में बांट देती है, फर्म लंबे समय तक जीवित रहने वाली है, फर्म जो है अपनी टोटल असेट्स में कोई परिवर्तन नहीं करती, वो सब कुछ सेम चलेगी। इसके अलावा जो इनकी एजम्पशन है उनको आप समझ लीजिए। तो परफेक्ट कैपिटल मार्केट, परफेक्ट कैपिटल मार्केट उसको बोलते हैं जहां मार्केट के बारे में सभी को सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है, आपको मार्केट के हर शेयर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए सब इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है। दूसरा, जो शेयर्स है उसमें आप जितना चाहें उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब अगर आपको एक शेयर खरीदना है तो एक खरीदो, और उसमें आधा खरीदना है तो आधा खरीद सकते हो। एक शेयर अगर 500 रुपए का है लेकिन आपके पास 200 रुपए ही है लगाने के लिए, तो आप 200 रुपए का इसका 0.4 शेयर खरीद सकते हो। प्रैक्टिकली ये चीज लागू होती नहीं होती वो एक अलग बात है, लेकिन जो इनकी एजम्पशन है वो हम लेकर चल रहे हैं।
ये कहते हैं कि रैशनल इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर बहुत समझदार है, बहुत रैशनल बिहेव करता है। इन्वेस्टर हमेशा ये कोशिश करता है कि मेरा जो प्रॉफिट है, मेरा जो रिटर्न है वो मैक्सिमम होना चाहिए, इसलिए जहां पर भी उसको अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है वो वहीं चला जाता है। ठीक है, यानी कि अपने शेयर्स को वो वहां से शिफ्ट कर देगा पहले वाले स्थान से, और दूसरे उस जगह पर लगा देगा जहां उसको अधिक रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है। कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है, नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं, मतलब शेयर्स खरीदने पर और बेचने पर कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में भैया ये भी एजम्पशन लागू नहीं होती है, क्योंकि जब आप शेयर खरीदते हो तो भी आपको सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स देना पड़ता है, और जो ब्रोकरेज होते हैं उनको ब्रोकरेज होती है कमीशन देना पड़ता है। ठीक है, आप जिसके भी थ्रू स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करोगे, डीमेट अकाउंट, तो शेयर्स खरीदते टाइम भी उसको ब्रोकरेज देना पड़ता है, कमीशन देना पड़ता है, और बेचते टाइम भी देना पड़ता है। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो होती है, लेकिन उनकी एजम्पशन है कि कोई ट्रांजेक्शन नहीं। और उसके बाद जो उनका सबसे बड़ा बेस, सबसे बड़ा जो फाउंडेशन है, उसको समझ लीजिए, एन इन्वेस्टर कैन सब्स्टिट्यूट इट्स कॉर्पोरेट रिस्क। ये बहुत ध्यान से समझने वाली है, बाय पर्सनल रिस्क। रिस्क या लीवरेज एक ही बात है। अभी कॉर्पोरेट लीवरेज और पर्सनल लीवरेज, या कॉर्पोरेट रिस्क और पर्सनल रिस्क क्या है, जरा इसको ध्यान से समझो। अब इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं कि आपकी एक फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, थोड़ी देर के लिए चलो फर्म से समझ लो। उसमें आप 10 लोग हिस्सेदार हो, 10 पार्टनर हो। वो जो फर्म है XYZ लिमिटेड, उसने एक लोन लिया हुआ है। कितने लाख का लोन ले रखा है? मान लो 10 लाख रुपए का लोन ले रखा है, और उस पर 8% ब्याज चुकाना पड़ता है फर्म को। आप सभी उसमें इक्वल पार्टनर्स हैं। ठीक है, समान साझेदार हैं। तो अब मान लीजिए आप में से कोई एक आदमी मिस्टर ए है। मैंने कहा कि भाई उस मिस्टर ए के लिए जोखिम कितना है? तो हमने कहा भाई मिस्टर ए के लिए देखो, डायरेक्ट तो वैसे तो लोन फर्म ने ले रखा है, ए ने नहीं ले रखा है, लेकिन आपको पता है जो पार्टनर्स होते हैं उनकी जो है असीमित जो लायबिलिटी होती है। फर्म अगर अपनी पेमेंट नहीं कर पाती तो उनकी पर्सनल असेट्स है उसको यूज किया जा सकता है फर्म की लायबिलिटी को पूरा करने के लिए। तो ए पर देखा जाए तो, क्योंकि वो 1/10 का हिस्सेदार है, इसलिए देखा जाए तो 1 लाख रुपए का उस पर लायबिलिटी बनती है देखा जाए तो। ठीक है, वो वैसे बहुत बाद की बात है, अगर फर्म पेमेंट ना करे, फिर पहले फर्म की एसेट्स से रिकवरी हो, फिर जो रिकवरी बचे वो फिर ए से हो। और ए अगर नहीं दे पाएगा तो ए का बी को भी देना पड़ सकता है। गार्नर वर्सेस मुरे में हमने पढ़ा भी था ये। ठीक है ना, बड़ा पॉपुलर जो केस है गार्नर, मुरे और विलिकिंस का, जिसमें एक पार्टनर दिवालिया हो जाता है और उसके फिर जो लायबिलिटी है उसको गार्नर और मुरे जो है अपने कैपिटल रेशियो में जो है शेयर करते हैं। ठीक है, तो वो एक अलग चीज है। चलिए, वो उसको आपने पढ़ा होगा, काफी इंटरेस्टिंग सा एपिसोड है वो, उसको आप पढ़ना नहीं पढ़ा है तो फिलहाल अब यहाँ देखिए 8%, और यहाँ 1 लाख रुपए की लायबिलिटी मेरे सिर पर वैसे इनडायरेक्टली बन रही है, लेकिन बन रही है। मैं इसको बोल रहा हूँ कॉर्पोरेट रिस्क, कॉर्पोरेट लिवरेज। इस तरह का मतलब, मैं जिस फर्म में, अब कॉर्पोरेट रिस्क की डेफिनेशन मतलब मैं कहूँ तो, मैं जिस फर्म में हिस्सेदार हूँ उस फर्म ने जितना लोन लिया हुआ है उस लोन में मेरी जो हिस्सेदारी बनती है, ठीक है, वो मेरे लिए कॉर्पोरेट रिस्क या कॉर्पोरेट लीवरेज कहलाएगा। ठीक है, अब पर्सनल लीवरेज क्या है? पर्सनल रिस्क या पर्सनल लीवरेज। अब मैं कहता हूं कि वो आदमी 1 लाख रुपए का लोन पर्सनली ले लेता है। 1 लाख रुपए का लोन उसने अलग से ले लिया, पर्सनल लोन। मैं 1 लाख रुपए का बैंक से लोन अपना अलग से उठा रहा हूं व्यक्तिगत रूप से, ये मेरा पर्सनल रिस्क है।
ये तो सीधी सी बात है, बैंक आकर सीधा मांगेगा ही मुझसे, ठीक है। अब मोदी गिलानी मिलर की जो सबसे बड़ी एजम्पशन है, यूं कह लीजिए कि सबसे खतरनाक सी जो एजम्पशन नजर आती है, वो ये है कि वो ये मानकर चलते हैं कि कॉर्पोरेट रिस्क या कॉर्पोरेट लीवरेज और जो आपका पर्सनल रिस्क है या यूं कह लीजिए पर्सनल लीवरेज है, इन दोनों को आप एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इन दोनों में मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, आप एक की जगह पर दूसरे को यूज कर सकते हैं, वो ऐसा मानते हैं। जब हम क्रिटिसाइज करेंगे इन्हीं एजम्पशन के बेस पर उसको क्रिटिसाइज करेंगे, ठीक है। अब बताओ आप कॉर्पोरेट रिस्क और पर्सनल रिस्क की बराबरी कैसे हो सकती है? भाई वो तो फर्म के लायबिलिटी है, फर्म नहीं देगी तब जाकर मेरा नंबर आएगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि फर्म, अब ये तो मैंने 10 लोगों के पार्टनरशिप फर्म की बात करी, एक पूरी बहुत बड़ी कंपनी की मैं बात करूं, वो 1 करोड़ रुपए का लोन ले रही है, ठीक है। अब बड़ी कंपनी को लोन आसानी से मिल जाएगा, हो सकता है 8% के रेट पर उसको मिल गया, आप लेकर दिखाओ 8% के रेट पर आपको कैसे मिलेगा? व्यक्तिगत रूप से वही लोन लेना इतना आसान नहीं होता जितना आसान एक बड़ी कंपनी के लिए लोन लेना है। आपको हो सकता है वो 8% पर मिले भी ना, आपको 10% पर मिले। हाउ कैन यू सब्स्टिट्यूट दिस बाय दिस? एक दूसरे को आप कंपेयर कैसे कर सकते हो? आप एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं सकते प्रैक्टिकल लाइफ में, तो ठीक है। तो यही उसकी सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म करने का सबसे बड़ा कारण भी यही है, ठीक है, कि वो कहता है कि फर्म को जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिल जाएगा, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर व्यक्तिगत रूप से भी लोन मिल जाएगा, ठीक है। और जो ये जोखिम यहाँ होगा उतना ही जोखिम यहाँ होगा। देखो यहाँ तो जोखिम इनडायरेक्ट पड़ रहा है, यहाँ जोखिम डायरेक्ट पड़ रहा है। तो सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते, लेकिन वो कहते हैं कि सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, और इसी एजम्पशन के बेस पर वो काम करते हैं, उसी एजम्पशन के बेस पर उनकी थ्योरी काम करती है, ठीक है। तो अब वो कहते हैं कि भाई अगर मेरी ये एजम्पशन पूरी हो जाए तो, है ना, अगर मेरी एजम्पशन पूरी हो जाए तो, होगी नहीं होगी तो हमने आपको बता दिया प्रैक्टिकल लाइफ में तो पूरी नहीं होती। तो क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेज प्रोसेस। आर्बिट्रेज प्रोसेस, मैं इस प्रोसेस की बात करूं उससे पहले मैं थोड़ा सा एक बार एक चीज और क्लियर कर दूं। हम यहाँ 2 तरह की फर्म को पढ़ेंगे, एक को हम बोलेंगे लीवर्ड फर्म और एक होगी अनलीवर्ड फर्म। यहाँ कैपिटल स्ट्रक्चर में हम पढ़ते आ रहे हैं केवल 2 ही सोर्स हैं फाइनेंस के, एक डेट, दूसरा इक्विटी। तो जो फर्म डेट और इक्विटी दोनों यूज कर रही है वो है लीवर्ड फर्म, उसमें लीवरेज मौजूद है, डेट और इक्विटी मतलब डेट यूज करने वाली फर्म। और जो डेट यूज नहीं करती, प्योर इक्विटी फर्म, उसके पास सिर्फ इक्विटी है, वो डेट यूज ही नहीं करती, तो इसलिए उसको प्योर इक्विटी फर्म आप बोल सकते हैं। तो शॉर्ट में हम जब डिस्कस करेंगे तो अनलीवर्ड फर्म को हम फर्म एल बोलेंगे, और सॉरी लीवर्ड फर्म को, और अनलीवर्ड फर्म को हम फर्म यू बोलेंगे, फर्म एल, फर्म यू, इस तरह से हम इनको नाम देंगे। आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या कहती है? मोदी गिलानी मिलर कहते हैं कि देखो भाई, अगर 2 फर्म हो, फर्म ए, फर्म बी, आप इसको एल और यू भी बोल सकते हैं, अगर इन दोनों में से किसी में भी, बाकी सब चीज सेम है, दोनों सेम बिजनेस करती है, सेम असेट्स है, सेम प्रॉफिट है, एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट डेट इक्विटी रेशियो, कि एक फर्म डेट यूज कर रही है, दूसरी डेट यूज नहीं कर रही। ये डेट यूज कर रही है, डेट प्लस इक्विटी, ये ओनली इक्विटी। तो अगर इन दोनों की वैल्यू में से, अब वो ये भी नहीं कहता कि इस पे फायदा, डेट से फायदा इसको होगा इसको होगा, कहता किसी को भी फायदा हो सकता है, मान लिया, लेकिन वो फायदा कब तक रहेगा? सिर्फ शॉर्ट टर्म पीरियड तक रहेगा, कम समय के लिए रहेगा। लॉन्ग टर्म में ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों फर्म में अनइक्विलिब्रियम रह जाए, असंतुलन रह जाए, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये प्रोसेस चलेगी ना। और ये प्रोसेस क्या करेगी? मान लो इस फर्म की वैल्यू ज्यादा है, ये हाई वैल्यू है, ये लो है, सपोज कीजिए, तो कहता है कि यहाँ से इन्वेस्टर्स, क्योंकि इन्वेस्टर तो बड़े समझदार हैं, प्रॉफिट ज्यादा कमाना है उनको, ठीक है, तो यहाँ और कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगती नहीं है, किसी तरह का टैक्स कुछ लगता नहीं है, तो वो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से अपना रुपया वो निकालना शुरू करेंगे।
और यहाँ जाना शुरू कर देंगे। इस फॉर्म से निकलेंगे हाई वैल्यू वाली से और लो वैल्यू वाली में इन्वेस्ट करेंगे। अब जब इससे निकलेंगे, इसके शेयर्स बिकने शुरू हो जाएंगे तो इसमें गिरावट आनी शुरू हो जाएगी, और इसके शेयर्स जब बिकने शुरू हो जाएंगे, लोग खरीदेंगे, तो इसकी वैल्यू बढ़ने लग जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जहां फिर से दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो जब वैल्यू बराबर हो जाएगी तो उसके बाद आर्बिट्रेज प्रोसेस अपने आप रुक जाएगी, क्योंकि ये तो अनइक्विलिब्रियम को दूर के कारण जो है शुरू होती है। जैसे ही अनइक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा, आर्बिट्रेज प्रोसेस खत्म हो जाएगी। तो ड्यू टू आर्बिट्रेज प्रोसेस, ठीक है, इन लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में तो मानता है कि कम ज्यादा हो सकती है वैल्यू, इन लॉन्ग टर्म द डेट इक्विटी रेशियो कांट अफेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। डेट इक्विटी रेशियो के कारण फर्म के मार्केट वैल्यू अफेक्ट नहीं हो सकती, प्रभावित नहीं हो सकती। और ऐसा इस कारण से होता है क्योंकि एक आर्बिट्रेज प्रोसेस के नाम की प्रोसेस चलती है, और उससे हाई वैल्यूड फर्म से लोग निकलते हैं और लो वैल्यूड फर्म में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, और ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक दोनों फर्म की वैल्यू बराबर ना हो जाए। तो अब ये आर्बिट्रेज प्रोसेस काम कैसे करती है, ठीक है, क्यों इन्वेस्टर निकलेगा हाई वैल्यूड से और क्यों जाएगा लो वैल्यूड में, ठीक है। तो हम कहेंगे देखो भाई, वो समझदार इन्वेस्टर है, उसको बेनिफिट है इसलिए जाएगा। अब हमारा जो काम होता है, हमें यही प्रूव करना होता है कि देखिए उसको हाई वैल्यूड से लो वैल्यूड में जाने में बेनिफिट है। वो बेनिफिट प्रूव करने का काम जो हम करते हैं, वही हमारा आर्बिट्रेज प्रोसेस पर क्वेश्चन बनता है। अब क्वेश्चन इसमें किस तरह के होते हैं और कैसे प्रोसेस काम करती है, उसको समझिए। एक इलस्ट्रेशन में ले रहा हूँ। देर आर टू फॉर्म्स एल एंड यू, जैसे कि मैंने बताया, एल मीन्स लीवर्ड, यू मीन्स अनलीवर्ड। बोथ आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, सब कुछ बराबर है, सिर्फ एक चीज को छोड़कर कि एल डेट यूज करती है, यू डेट यूज नहीं करती, ठीक है। और जो है एल और यू, ये दो फर्म है, ठीक है। अच्छा, अब फर्म एल हैज 8% 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹8 लाख, ठीक है। तो 10% डिबेंचर्स 8 लाख रुपीज के हैं, इसके पास कोई डेट नहीं है, नो डेट। फर्म यू प्योर इक्विटी फर्म है। दी ऑपरेटिंग इनकम, जिसको हम ईबीआईटी बोलते हैं, ईबीआईटी दोनों ही फर्मों के लिए भाई बराबर है, तो सेम होनी चाहिए, 3 लाख। दोनों फर्म 3 लाख रुपए की ईबीआईटी है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल के ई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल 20% है फर्म एल के लिए, इनकी ज्यादा है, इनकी 16% है, इनकी कम है, ठीक है। एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ आर्बिट्रेज प्रोसेस। अब आपको बताने की आर्बिट्रेज प्रोसेस कैसे काम करेगी। पहली बात तो मुझे यही नहीं पता, देखो एनआई इनकम में ड्यूरेंट ने कहा कि एक बायसनेस ही दिखाई कि डेट यूज करने से फायदा ही फायदा होगा। मोदी गिलानी मिलर ने ये नहीं कहा कि फायदा होगा नुकसान होगा। शॉर्ट टर्म में एल को भी फायदा हो सकता है, यू को भी हो सकता है। तो पहले आप ये देखो कि शॉर्ट टर्म में पहले बेनिफिट किसको है, उसके बाद हम बताएंगे कि इन्वेस्टर एल से यू में जाएगा या यू से एल में जाएगा। इस एल से यू में भी जा सकता है और यू से एल में भी जा सकता है। जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उस वैल्यू उस फर्म से निकलेगा, और जिसकी वैल्यू कम होगी उसमें जाएगा, ये निश्चित है। तो पहले हम जरा इनकी वैल्यू निकालते हैं, और इसकी वैल्यू निकालने का वही पैटर्न है जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। एनआई इनकम एंड नेट इनकम अप्रोच में हमने पढ़ा। तो पहले हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म, ये फर्म एल, ये फर्म यू। सबसे पहले हमने लिखा ईबीआईटी 3-3 लाख रुपए, लेस क्या करते थे हम, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट 8 लाख रुपए पर 10% था, 8 लाख पर 10%, 80,000, और यहाँ पर है ही नहीं इनके पास। अब इसके बाद क्या आया करता था, अर्निंग बिफोर टैक्स। टैक्स तो यहाँ है ही नहीं, टैक्स आते तो ये अप्रोच ही खत्म हो जाएगी। तो टैक्स है नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स है नहीं, तो सीधा आ जाएगी नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। यहाँ 2,20,000 रुपया और यहाँ 3 लाख रुपया, ठीक है। अच्छा, अब एनआई को हम किससे डिवाइड करते हैं हमेशा, के ई से, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। तो यहाँ इनके लिए तो 20% है और इनके लिए कितनी थी, 16%, यस 0.16। तो हम
मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल लेंगे, ठीक है, और ये S इज इक्वल टू होती है NI डिवाइडेड बाई KE। तो 2,20,000 को 0.2 से डिवाइड करिए, ये तो हो जाएगा सीधा 22,110, 11 लाख रुपए हो जाएगा कुछ। और ये कितना हो जाएगा, 3 लाख डिवाइड बाय 0.16, 18,75,000। अब इसमें हम क्या जोड़ा करते हैं, बी मार्केट वैल्यू ऑफ डेट प्लस बी मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। इनके पास 8 लाख रुपए का लोन है, इनके पास लोन है ही नहीं, तो ये आ गई वी वैल्यू ऑफ फर्म एस प्लस बी, 19 लाख और 18,75,000। वैल्यू ऑफ फर्म से ही पता चल रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना चाहो निकाल लो, नहीं तो अपना काम इससे भी चल जाएगा। अब कौन दोनों में से कौन सी हाई वैल्यू है, ये है हाई वैल्यूड, इसकी वैल्यू ज्यादा है, हाई वैल्यूड। कौन सी वाली है हाई वैल्यूड, एल फर्म हाई वैल्यूड है, और ये है लो वैल्यू, ठीक है। अब फर्म यू लो वैल्यू है, तो अब इन्वेस्टर कहां से निकलेंगे, एल से निकलेंगे और यू में जाएंगे। पहला तो आपको ये डिसाइड करना है एल से यू में जाना। अब जाएंगे क्यों, अगला क्वेश्चन है कि जाएंगे क्यों। भाई जाएंगे इसलिए क्योंकि हमने माना कि वो समझदार हैं और उनको जहां भी बेनिफिट होगा वो जाएंगे, और यहाँ उनको बेनिफिट होने वाला है। तो हमने एक मिस्टर एक्स को हमने कहा कि भाई एक काम करो, मेरी बात फॉलो करो, ठीक है, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो आप, ठीक है। अब आप भी ये स्टेप्स फॉलो करो, आप नोट कर लीजिएगा इन चीज़ों को, ठीक है। जो हम स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, जिस तरह की हम लैंग्वेज नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उसको आप फॉलो करिए, लिख लीजिए। तो अब हम यहाँ लिख रहे हैं ऑपरेशन ऑफ आर्बिट्रेज प्रोसेस, ऑपरेशन ऑफ आर्बिट्रेज प्रोसेस। आर्बिट्रेज प्रोसेस कैसे काम करेगी, तो अब हम किसी महाशय को मान लेते हैं, कोई महाशय है मिस्टर एक्स मान लेते हैं फॉर्म एल में, क्योंकि एल से ही तो यहाँ भेजना है, और हमने मान लिया कि भाई वो समझदार है और हमारी बात मानेंगे, हम उसको बेनिफिट दिलवाएंगे और वो हमें फॉलो करेंगे। तो हमने लिखा लेट, या क्वेश्चन में दे रखा तो उसी को फॉलो करिए, लेट एन इन्वेस्टर, ठीक है, मिस्टर एक्स एन इन्वेस्टर, ठीक है, इन फॉर्म एल हैविंग 5% शेयर, मान लो उसकी 5% की हिस्सेदारी है फॉर्म एल में, ठीक है। तो अब वो अगर हमारी बातें मानता है, अगर वो जो है आर्बिट्रेज प्रोसेस पर भरोसा करके हमारे हिसाब से चलता है जैसा हम उसको बता रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तो उससे किस तरह से उसको बेनिफिट होगा, ठीक है। तो हमने माना, अब करना कैसे, हम उससे कहेंगे भाई एक काम करो, देखो जैसे हम कह रहे हैं वैसे चलो, आप पहले फॉर्म एल में अपना हिस्सा भेज दो, ठीक है। ही विल, आप पहले उसकी पोजीशन बताते हैं, हिज पोजीशन इन फॉर्म एल इज एज बिलो। फॉर्म एल में उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है। फॉर्म एल, ये है फॉर्म एल, ये रही, इस फॉर्म में वो इक्विटी का हिस्सेदार है, 5%। मालिक कौन होते हैं, इक्विटी वाले तो होते हैं, तो 5% का हिस्सेदार है, तो इक्विटी की टोटल वैल्यू कितनी है, 11 लाख, इसमें 5% का हिस्सेदार है, तो 5% ही उसकी इनकम मिलेगी, इस इनकम में भी उसको 5% मिल रहा होगा, ठीक है। तो उसका इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट इन फॉर्म एल, फॉर्म एल में उसका इन्वेस्टमेंट है 11 लाख का, 5% 55,000, ठीक है। और अर्निंग कितनी है, अर्निंग है 2,20,000 रुपए की, और इस पर भी 5% करोगे तो भाई 11,000 रुपए उसकी अर्निंग है। अब हम उससे कहते हैं कि भाई देखो ऐसा है, हम तुम्हें यही 11,000 रुपए दिलवा देंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपको 55,000 से कम करना पड़ेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा, या 55,000 का इन्वेस्टमेंट कर लेना, अर्निंग आपको 11,000 से ऊपर दिलवा देंगे, मंजूर। उसने कहा ओके, लेकिन उसके लिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा, हमारी बात माननी पड़ेगी,
और हमारी बात क्या है, हम कहेंगे अपना हिस्सा पहले तो फर्म एल में बेचो और चलो फिर फर्म यू में मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। नाउ ही विल सेल हिज होल्डिंग इन फर्म एल एंड विल इन्वेस्ट इन फर्म यू, ठीक है। फर्म एल में अपनी हिस्सेदारी बेचेगा, फर्म यू में खरीद लेगा। यहाँ तक तो बात ठीक है। अब कंफ्यूजन कहाँ से शुरू होता है बच्चों को, जरा वो ध्यान से समझ लीजिए। अभी हम जो कॉर्पोरेट लीवरेज और ये पर्सनल लीवरेज की बात कर रहे थे, उनकी जरूरत क्या है एक्चुअल में, है क्या कि मैं कह रहा हूँ कि मैं कैपिटल स्ट्रक्चर का इम्पैक्ट देखना चाह रहा हूँ। और भाई सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर का इम्पैक्ट देखना है तो बाकी सब चीजें सेम करो। जैसे हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, मांग का नियम, तो हम कहते हैं इफ ऑल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, तो बाकी सब चीजें कांस्टेंट। तो यहाँ पर भी हम कह रहे हैं कि बाकी सब चीजें कांस्टेंट कर दो। हमने कहा भाई कांस्टेंट कर तो दी, देखो दोनों फर्म की ईबीआईटी सेम, दोनों फर्म का बिजनेस सेम, दोनों फर्म की टोटल एसेट सेम, ठीक है, एवरीथिंग इज सेम। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, एक चीज सेम नहीं है। कौन सी सेम नहीं है? एक चीज सेम ये नहीं है कि फर्म एल में तो रिस्क है, इसमें तो लोन है, फर्म यू में रिस्क नहीं है। तो भाई तुम रिस्क वाली फर्म से बिना रिस्क वाली फर्म में ले जा रहे हो, तो रिस्क फैक्टर काम करेगा। फिर हमें सब चीजें बराबर करनी है और उसका और फिर इम्पैक्ट किसका देखना है, फिर प्योरली कैपिटल स्ट्रक्चर का इम्पैक्ट देखना है। अच्छा, तो अब ये रिस्क बराबर कैसे करें? रिस्क बराबर करने के लिए हमने कहा कि भाई अच्छा चलो देखते हैं इस मिस्टर इन्वेस्टर के पास से, पहले समझ लेना उसके बाद लिखवाने का भी काम करेंगे। ये मिस्टर एक्स जो था फर्म एल में था, चलो इसने तो लोन नहीं ले रखा था लेकिन इसकी फर्म ने तो लोन ले ही रखा था। कितने रुपए का लोन ले रखा था इसने? इसने 8 लाख रुपए का लोन ले रखा था इस फर्म ने, और वो इसमें हिस्सेदार कितना का था? 5% का। तो देखा जाए तो इनडायरेक्टली 8 लाख का 5% यानी कि 40,000 रुपए का लोन तो इनडायरेक्टली उसके सिर पर था, कॉर्पोरेट लिवरेज जो हम बोल रहे हैं। तो अभी हमने जो अजम्पशन पढ़ी कि इस कॉर्पोरेट लिवरेज को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है किससे? पर्सनल लिवरेज। तो अगर आपको रिस्क बराबर करना है भाई, तो आप ऐसा करो, इस 40,000 रुपए का जो उसका यहाँ कॉर्पोरेट लिवरेज बन रहा है, उतना ही पर्सनल लिवरेज क्रिएट करवा दो, उतना ही उसको आप यहाँ पर लोन दिलवा दो, ठीक है। और वो लोन किस रेट पर मिलेगा? यहाँ इस फर्म को किस रेट पर मिल रहा था? 10% की रेट पर। तो इसको भी ये 40,000 रुपए का लोन 10% की रेट पर ही मिल जाएगा। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं, ठीक है। अब यानी कि अब आप ये मत करना जो आपको माइंड में आ रहा हो कि हमें जो कंफ्यूजन होता था कि 55,000 रुपए तो यहाँ से मिल गए, ठीक है, तो 55,000 रुपए का अपनी ये हिस्सेदारी भाई अब यहाँ इस फर्म में इन्वेस्ट करना है, इस फर्म में 5% का हिस्सेदार बनना है, 18,75,000 रुपए जो है होल्डिंग, इसमें 5% का इसको इन्वेस्टमेंट करना है यहाँ। तो हम ये किया करते थे, देखो कि 18,75,000 का 5% कर दिया भाई, 93,750 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, इनमें से 55,000 तो वहां से आगे, बाकी चलो लोन ले लेंगे। 55,000 वहां से आगे, बाकी लोन लिया 38,750 का। लेकिन यहीं पर ही कंफ्यूजन था, यही गड़बड़ थी। लोन 38,750 का नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि हमें रिस्क बराबर रखना है, और रिस्क वहां कितने के बराबर है? 40,000 का। तो यहाँ पर भी 40,000 का लोन दिलवाना है। तो हमें उल्टा चलना है, हमें 93,750 रुपए का इन्वेस्टमेंट कराने के लिए हम कहेंगे कि भाई 40,000 रुपए तो लोन से लो और बाकी पैसा अपना जो यहाँ से बेच कर आए हो ना, उस पैसे को लगा दो, ठीक है। तो अब जो मैं लिखने वाला हूँ मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। ये जो है ये 40,000 रुपए का कॉर्पोरेट रिस्क है, और अब मैं इसको कहूंगा कि 40,000 रुपए का अपना भाई पर्सनल रिस्क ले ले, यानी कि 40,000 रुपए का लोन ले ले, और लोन तेरे को उसी रेट पर मिल जाएगा जिस रेट पर फर्म को मिल रहा था। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, ये मैंने आपको बता ही दिया। चलिए तो अब यहाँ जो लैंग्वेज लिखेंगे ये जरूर लिख लें मेरे साथ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखवा रहा हूँ मैं ये, ठीक है। यहाँ लिखेंगे फॉर रिस्क इक्वालिटी he will borrow a personal loan
रिस्क इक्वलिटी करने के लिए वो एक पर्सनल लोन लेगा। पहले बताओ भाई कितना लोन लेगा। तो पहले उसका देखो कॉर्पोरेट रिस्क लिख लो, चाहे लीवरेज लिख लो। कॉर्पोरेट रिस्क इन फर्म एल। फर्म एल में कितना कॉर्पोरेट रिस्क था? फर्म एल के पास लोन कितने का था? 8 लाख का। उसकी हिस्सेदारी कितनी की थी? 5% की। तो 40,000 रुपए का लोन एक तरह से इनडायरेक्टली सही, पर उसके सर पर था। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी? रेट ऑफ इंटरेस्ट थी भाई 10%। तो ये कॉर्पोरेट रिस्क था। अब हमने कहा कि भाई जोखिम बराबर करना है ना, तो एक काम कर, तू 40,000 रुपए का ही लोन ले और पर्सनल लोन ले, ठीक है। तो ही विल बोरो अ पर्सनल लोन ऑफ रुपीज कितने का? 40,000। अभी 40,000 कहाँ से आया, समझ में आ गया ना? 40,000 ऑफ रुपीज 40,000, और किस रेट पर? एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ही उसको लोन मिल जाएगा 40,000 रुपए का। ठीक है जी, चलिए लोन मिल गया। अब उसकी पोजीशन देखो इन फर्म यू। नाउ हिज पोजीशन इन फर्म यू। फर्म यू में उसकी क्या पोजीशन है, जरा उसको देख लेते हैं। फर्म यू में उसका इन्वेस्टमेंट देखो। इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा इन फर्म यू? थोड़ा सा देखा जाए तो तुकबंदी से लगती है ये कि, बट ठीक है, अब जो आपको इसी हिसाब से चलना है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो फर्म एल में टोटल इन्वेस्टमेंट है 18,75,000 रुपए का। यहाँ पर भी हम उसको 5% का हिस्सेदार बना रहे हैं, तो 18,75,000 और इसमें 5% की इसकी हिस्सेदारी भाई की। तो 5% हिस्सेदारी के हिसाब से बन जाता है 18,75,000, और इसका 5% 93,750, 93,750 रुपये, ठीक है। अब उसने फाइनेंसिंग करी है, फाइनेंसिंग फ्रॉम बोरोइंग या पर्सनल लोन। पर्सनल लोन से कितना रुपया आ गया इसके पास? 40,000 रुपये का, अभी तो हमने देखा। तो नेट इन्वेस्टमेंट उसको कितना करना पड़ा? नेट इन्वेस्टमेंट करना पड़ा 53,750 रुपए का। अच्छा, लेकिन अर्निंग क्या है? ठीक है, अर्निंग को भी देखें। टोटल अर्निंग कितनी हो गई? ठीक है, टोटल अर्निंग है, यहां से अगर आप देखें इस फर्म की टोटल अर्निंग है 3 लाख। तो 3 लाख का 5% 15,000 रुपया, ये इसकी टोटल अर्निंग है। लेकिन अब देखो ये 15,000 रुपये सारे इसका हक नहीं बनता। इसने 40,000 रुपये का लोन लिया हुआ है, अभी हमने देखा 40,000 रुपये का लोन लिया हुआ है, तो उस लोन पर इसको इंटरेस्ट की पेमेंट भी करनी है, ठीक है। तो लेस इंटरेस्ट ऑन पर्सनल लोन, 40,000 पर 10% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, तो 4,000 रुपये ये इंटरेस्ट की पेमेंट करेगा। तो अब नेट इनकम कितनी बची उसको? नेट अर्निंग 11,000 रुपये। वहां अर्निंग कितनी थी? वहां भी 11,000 थी, ठीक है। यहाँ भी 11,000, लेकिन वहां इन्वेस्टमेंट 55,000 का करना पड़ रहा था, और यहाँ इन्वेस्टमेंट करना पड़ा 53,750 का। बस यही तो हम बताना चाह रहे थे उसको कि तेरे को बेनिफिट मिलेगा, और ये बेनिफिट ऐसे मिलेगा, ठीक है। ये बेनिफिट उसको इस रूप में मिलेगा। हम क्या लिखेंगे? 10 अर्निंग इन फर्म एल इज इक्वल टू अर्निंग इन फर्म यू। दोनों फर्म में मिलने वाली अर्निंग बराबर है 11,000, लेकिन इन्वेस्टमेंट कम लग रहा है। सेविंग इन इन्वेस्टमेंट वहां 55,000 रुपए था, यहाँ 53,750 रुपए है। तो कितना इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ रहा है? 55,000 माइनस 53,750, तो ये 1,250 रुपए का इन्वेस्टमेंट सेम इसको कम करना पड़ा। बस यही हम उसको समझाना चाह रहे हैं।
हाँ, अगर वो एक स्टेप आगे बढ़े, वो कहता है भाई मेरे को इसका करके क्या करना है, मेरे तो इसको भी इन्वेस्ट करा दो, एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, तो वो एक्स्ट्रा इनकम भी अर्न कर सकता है। एक स्टेप ये, वैसे आर्बिट्रेज प्रोसेस को आप यहाँ छोड़ सकते हो, एक स्टेप आगे जाओ तो इफ ही इन्वेस्ट दिस अमाउंट ऑल्सो इन फर्म यू, ठीक है, अगर वो इस अमाउंट को भी फर्म यू में इन्वेस्ट करता है, ही कैन अर्न एक्स्ट्रा इनकम। कितनी एक्स्ट्रा इनकम मिल जाएगी भाई, जरा देखो, इस फर्म में है 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए की इनकम कमाने के लिए आपको भाई पूरे 18,75,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 लाख रुपए मिलते हैं 18,75,000 रुपए पर, 3 लाख डिवाइड बाई 18,75,000 और 1,250 पर कितना बेनिफिट मिलेगा। 3 लाख भाग 18,75,000 गुना 1,250, तो 200 रुपए इसको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 200 रुपीज इसको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ठीक है। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि फर्म यू में वो उतना ही पैसा लगाकर 11,000 की बजाय 11,200 रुपया कमा सकते हैं। तो मिस्टर एक्स की तरह सारे इन्वेस्टर समझदार हैं। मिस्टर एक्स को तो ये बात समझ में आ गई, बाकी इन्वेस्टर भी इसी तरह के ही हैं, बाकी भी समझदार हैं, और वो सब लोग यही करेंगे, सब लोग अपना हिस्सा बेचेंगे, दूसरी फर्म में जाएंगे और तब तक जाते रहेंगे जब तक इनमें इनइक्विलिब्रियम है। जब इसमें अनइक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा, तो जब बैलेंस हो जाएगा, तो उसके बाद ये आर्बिट्रेज प्रोसेस रुक जाएगी, इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। यही बात मोदीगिलानी मिलर ने बताने की कोशिश की है कि इस कारण से, क्योंकि ये प्रोसेस चलेगी, इस कारण से हमेशा फर्म लॉन्ग टर्म में इक्विलिब्रियम पर रहेगी। यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करके आप कोई भी जो फर्म की वैल्यू में परिवर्तन नहीं कर सकते लंबे समय तक, ठीक है। अब देखो, अगर यहाँ टैक्सेशन होता तो फर्क पड़ जाता, ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती तो वो अपना हिस्सा बेच कर आता, इधर लगाता, तो 200 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, सारे वो 200 रुपए हो सकता है ट्रांजेक्शन कॉस्ट में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज प्रैक्टिकली लागू करनी थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन जो उसकी अजम्पशंस है, उन अजम्पशंस के हिसाब से उसने प्रूव किया है कि इस तरह से ये बेनिफिट मिलता है। किसका? जब इन्वेस्टर जब हाई वैल्यूड फर्म से छोड़कर लो वैल्यूड फर्म में जाता है, तो उसको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो ये आर्बिट्रेज प्रोसेस हमने पढ़ी। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे कि कई बार क्या होता है कि जब आपकी यहाँ तो एल की वैल्यू ज्यादा थी, यू की कम थी, तो एल से यू में गया। अगर यू फर्म की वैल्यू ज्यादा हो तो फिर इन्वेस्टेड यू से एल में कैसे आएगा, उसको हम रिवर्स डायरेक्शन की आर्बिट्रेज प्रोसेस बोलते हैं, उसको हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है। इसको आप अच्छे से कर लीजिए स्टडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू